हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाए हैं हम वो है डार्विनवाद। चलिए सीधे डार्विनवाद की तरफ रुख करते हैं। देखिए, जो डार्विन था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका पूरा नाम था। और चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास से संबंधित यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनको हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। देखिए, डार्विन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर हैंसलो। डॉक्टर हैंसलो इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बॉटनी के यानी कि वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर रहे। इनको डॉक्टर हैंसले को इंग्लैंड सरकार ने एक आदेश जारी किया कि ये विश्व सर्वेक्षण पर जाएं, और कुछ द्वीपों का सर्वेक्षण करने के लिए सरकार ने इनसे कहा। और एक बात और कही कि आप अपने साथ एक युवा वैज्ञानिक को भी ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर हैंसलो के संपर्क में डार्विन रहते थे। तो इन्होंने अपने साथ, डॉक्टर हैंसलो ने डार्विन को लिया। और जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार इंग्लैंड की, उन्होंने बीगल नामक HMS बीगल नामक वर्ल्ड सर्वेशिप यानी विश्व सर्वेक्षण जहाज को, विश्व सर्वेक्षण जहाज बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर इन्हें सर्वे करने के लिए भेजा। ये जो विश्व सर्वेक्षण जहाज बीगल नामक, ये 27 दिसंबर 1831 को इंग्लैंड से रवाना हुआ। और उस समय डार्विन की जो उम्र थी वो केवल 22 वर्ष थी। इन्होंने, डॉक्टर हैंसलो और डार्विन ने विश्व सर्वेक्षण जहाज पर यानी कि बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर जाकर अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर में कई प्रकार के कई द्वीपों का अध्ययन किया, कई आइलैंड्स का। और उन्होंने वहां पर प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, फॉसिल्स आदि का अध्ययन किया। इन्होंने वहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया, चट्टानों का अध्ययन किया, जीवाश्मों का अध्ययन इन्होंने वहां पर किया। उसके बाद यहां से ये साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो कि अमेरिका के निकट है, समीप है, यहां पर पहुंचे। और इस दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक ओशियन में, गैलापैगोस नामक आइलैंड पर इन्होंने काफी समय बिताया। और ये 14 द्वीपों की श्रृंखला है। गैलापैगोस जो द्वीप है, ये 14 द्वीपों की श्रृंखला है, 14 आइलैंड्स की एक चेन है। यहां पर इन्होंने 20 पक्षी के वंश देखे। कौन सा जीनस था? जियोस्पिजिडी नाम के या वंश के 20 प्रकार की चिड़ियों को देखा इन्होंने। और डार्विन ने इन जियोस्पिजा जीनस में इन सभी 13 स्पेसीज में रखा। तो जो 20 चिड़ियां देखी थी, जीनस कौन सा था? जियोस्पिजिडी। तो उसके बाद इन्होंने इनको कौन से वंश में रखा? इन सब चिड़ियों को वंश जियोस्पिजा की 13 प्रजातियों में इन बर्ड्स को रखा। और बाद में इनको, जियोस्पिजा को, डार्विन्स फिंचे कहा गया। इसके बाद ये लगभग 5 साल के बाद 2 अक्टूबर 1836 में इस जहाज के साथ इंग्लैंड वापस लौटे। और लौटने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जो जीवों की जो उत्पत्ति है, यह जीवों का जो विकास है, वो विकास हुआ है, जीवों की उत्पत्ति अचानक से नहीं हो गई। इससे पहले जब वो भ्रमण पर नहीं निकले थे, तो भ्रमण करने से पहले, एक्सकर्शन से पहले, इन्हें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में यानी विशिष्ट सृष्टिवाद में ये विश्वास करते थे, धार्मिक मतों में विश्वास करते थे। अंग्रेजों की
जो पुस्तक है बाइबल, धार्मिक ग्रंथ, उस पर विश्वास करते थे और जीवन की उत्पत्ति को उसी तरह मानते थे कि जीवन की उत्पत्ति धार्मिक या धर्म के अनुसार हुई होगी, जैसे कि धार्मिक पुस्तकों में प्रचलित है। लेकिन भ्रमण के बाद जब उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, प्रजातियां और पेड़ पौधे जब देखे तो इनको लगा कि जो जीवों का जो विकास है वो अचानक से एकदम से नहीं हो गया, ये ईश्वरीय नहीं है या किसी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार नहीं है, इनकी उत्पत्ति वास्तव में धीरे धीरे हुई है, इनका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इनके दिमाग में जन्मा। तब इन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, कृत्रिम वर्ण से हम कृत्रिम प्रकार से जीव जंतुओं की तरह तरह की प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधों की प्लांट ब्रीडर्स ने नई नई प्रजातियां बनाई हैं, ऐसे ही गाय भैंस मुर्गी बकरी की प्रजातियां बनाई हैं। तो इसी प्रकार नेचुरल सिलेक्शन द्वारा यानी कि प्रकृति वर्ण द्वारा भी काफी लंबे समय में कुछ प्रजातियां बन जाती हैं, इनका डेवलपमेंट होता है। इनके दिमाग में इस विचार ने जगह बनाई। उसके बाद 1858 में वेलेस के साथ वेलेस और डार्विन ने एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जातियों की उत्पत्ति। जातियों की उत्पत्ति नामक यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक लेख लिखा जो पब्लिश हुआ एक शोध पत्र में जिसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द लाइनियम सोसाइटी। प्रोसीडिंग ऑफ द लाइनियम सोसाइटी ये इंग्लैंड में एक शोध पत्र है, वो ये छपता है, तो इसमें इनका एक लेख छपा दोनों का। इसके बाद 1859 में डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, एक पुस्तक इन्होंने लिखी। बाद में उन्होंने एक पुस्तक और लिखी, जो उन्होंने लेख लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन्होंने उसी नाम की एक पुस्तक लिखी जिसे हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जातियों की उत्पत्ति के नाम से जानते हैं। प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति और जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन स्पीसीज, ये डार्विन ने पुस्तकें लिखी और इन्होंने इस पुस्तक में जीवों के विकास से संबंधित, कि जीवों का विकास हुआ है, इससे संबंधित कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, जैव विकास से संबंधित यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनको इनके सिद्धांतों को हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डार्विन ने अपने इस पुस्तक में अपने सिद्धांतों में क्या कहा। अब डार्विनवाद की व्याख्या देखते हैं कि डार्विन ने अपने डार्विनवाद में कौन कौन से तथ्यों को जैव विकास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, सबसे पहला इन्होंने तथ्य प्रस्तुत किया विचार इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राणियों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। देखिए, प्रत्येक प्राणी में जो इस धरती पर जन्मा है, चाहे वो पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी हो, तो इनमें इन सभी में क्या है, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है और प्रत्येक जीवधारी ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करे। लेकिन प्रकृति में सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती। प्रकृति उनका स्वयं सिलेक्शन करती है, स्वयं चुनाव करती है किसको जिंदा रखना है और किसको बैलेंस रखना है, और जीवों की सभी प्रजातियों की संख्या को स्थिर रखने का जिम्मा प्रकृति उठाती है। ये बात डार्विन ने अपने इस तथ्य में कही। देखिएगा, इस तथ्य की और बात बताते हैं। इन्होंने बताया कि एक फंगस अपने जीवन काल में 65 करोड़ स्पोर उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए सभी स्पोर से
फंगस बन जाए तो इस धरती पर फंगस ही फंगस दिखाई देंगे, लेकिन इनमें से इस स्पोर से कुछ ही फंगस बन पाते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति यहां क्या करती है, एक बैलेंस करती है, एक कंट्रोल करने का काम करती है। जो समुद्री सीपी होती है, मराइन मसल, ये जो है 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है। सोचिएगा, एक सीपी 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देगी, और अगर सारी सीपियां ऐसे ही और सभी सीपियों के अंडों से बच्चे पैदा हो जाएं या सीपियां बन जाएं तो इस धरती पर सीपी ही सीपी दिखाई देंगी। इसलिए प्रकृति यहां भी कंट्रोल करती है, जीवधारियों की संख्या को कांस्टेंट बनाने का काम करती है। फीमेल एस्केरिस अपने जीवन काल में कितना 2.7 करोड़ एग, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ अंडे, 2.5 करोड़ से थोड़ा अधिक है, अंडे अपने जीवन काल में देती है। और सभी अंडों से अगर बच्चे उत्पन्न हो जाएं तो इस धरती पर एस्केरिस ही दिखाई दें या कोई एक ही जीव जाति दिखाई देगी, दूसरे का तो अस्तित्व पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहां भी सभी अंडों से बच्चे नहीं बन पाते। ऐसे ही एक मक्खी एक बार में लाखों अंडे देती है, और अगर सभी अंडों से मक्खियां बन जाएं, बच्चे बन जाएं, तो क्या होगा, पूरे वातावरण में मक्खियां ही मक्खियां दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके कुछ ही अंडों से बच्चे बन पाते हैं। फीमेल एलिफेंट के बारे में इन्होंने बताया कि फीमेल एलिफेंट का एक जोड़ा 30 से 90 वर्ष की आयु में क्या करता है, 6 से 7 बच्चे देता है। अगर 750 वर्ष में यही जोड़ा क्या है, 2 करोड़ बच्चे देगा। अगर ऐसा होने लगता तो क्या होगा, इस धरती पर हाथी ही हाथी दिखाई देते। लेकिन नेचर यानी कि प्रकृति जीवों का स्वयं चुनाव करती है, सिलेक्शन करती है, और इससे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीवों की संख्या है, वो स्थिर बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। इन्होंने ये पहला नियम दिया जीवों के विकास से संबंधित। अगला है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष। देखिए, धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे जीवन संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जो प्राणी जीवन संघर्ष में विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, वो जीवित रहते हैं, और जो प्राणी जीवन संघर्ष में हार जाते हैं वो मर जाते हैं। और देखिए, जीवन संघर्ष में भी 3 प्रकार के जीवन संघर्ष होते हैं। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी अंतः जातीय, एक ही जाति के बीच होने वाले संघर्ष को हम क्या कहते हैं, अंतः जातीय संघर्ष कहते हैं। ये जातियां जनन के लिए, सूटेबल प्लेस यानी कि आवास के लिए, और भोजन के लिए एक ही जाति के बीच संघर्ष होता है। भोजन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए, और आवास के लिए आपस में संघर्ष होता है। अब आता है इंटर स्पेसिफिक यानी कि अंतर जातीय, 2 अलग अलग जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं, अंतर जातीय संघर्ष कहते हैं। ये संघर्ष भी हवा, पानी, आवास और भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीच होता है। ये संघर्ष किस किस के बीच होगा, भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए आपस में 2 अलग अलग जातियां ये संघर्ष करती हैं। सेफ्टी के लिए एयर, वाटर आदि के लिए ये प्रजातियां भी, ठीक है। भोजन रिप्रोडक्शन के लिए, भोजन के लिए, और हैबिटेट आवास के लिए इनमें संघर्ष होता है। अब आता है वातावरण और जीवधारियों के बीच संघर्ष होने को वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। अब देखिए, जो वातावरण है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बाढ़ है, इस तरह के जितने भी मौसम आते हैं वातावरणीय, इन जीवन संघर्षों से, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे जीवधारी को प्रत्येक को गुजरना पड़ता है। तो जो जीवन संघर्ष में विजयी होगा उसे हम योग्यतम कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं, और वही जीवित रहता है। इस सिद्धांत को इन्होंने
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत कहा। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो जीवन संघर्ष में विजयी होते हैं वो योग्यतम कहलाते हैं, वही जीवित रहते हैं, इसे इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता डार्विन ने कहा। अब आता है वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। देखिए प्रत्येक प्राणी की अगर दो संतानें हों एक पिता की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ना कुछ भिन्नताएं या कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशंस जरूर पाए जाते हैं, कुछ भिन्नताएं जरूर देखने को मिलती हैं दो संतानों में। दो संतानें किसी भी माता पिता की एक समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो ये जो भिन्नताएं होती हैं ये फिर आने वाली पीढ़ियों में चली जाती हैं। अगर दो बेटे हुए तो वो दोनों शक्लो सूरत से और फिजिकल, एक मोटा भी हो सकता है, एक पतला भी हो सकता है, एक गोरा भी हो सकता है, एक काला भी हो सकता है। तो ये विभिन्नताएं आ जाती हैं और ये विभिन्नताएं फिर अगली पीढ़ियों में पहुंचती हैं। तो इनको कहा इसने वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं प्राकृतिक कारणों से, नेचुरल रीजंस से, तो ये आनुवंशिक हो जाती हैं और ये अगली पीढ़ियों में पहुंचती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचती हैं और इस प्रकार नई जातियों की भिन्नता के साथ नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। आज आप लोगों के लिए टॉपिक डार्विनवाद समाप्त हुआ और आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।